नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये भूगोल की पाठशाला है। भूगोल की पाठशाला में आज हम लोग 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो 11वीं कक्षा की पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 6 में भूआकृतिक प्रक्रियाएं नामक एक चैप्टर है। उसी चैप्टर की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसको अध्ययन करने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले अध्यायों में अब तक क्या सीखा। उसको बहुत ही संक्षेप में हम लोग यहाँ पर उस पर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे कि हमने अभी पिछले क्लासेज में ये सीखा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे। इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक बनावट, उसकी रासायनिक संरचना कैसी पृथ्वी के अंदर की, इसका हम लोगों ने वहाँ पर अध्ययन किया पिछले अध्यायों में। और इसके अलावा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक क्रियाओं का भी हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से, संपूर्णता से अध्ययन किया। और अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पृथ्वी पर खनिजों और चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी पर उसका वितरण कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में समेटा है, इनका अध्ययन किया है। आज हम लोग इस अध्याय में जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बिंदु तो बहुत हैं, इसलिए इन पर हम लोग चर्चा इस 3 वीडियो के खंड में करेंगे। तो ये पहले खंड में हम लोग जो चर्चा करेंगे उस पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले खंड में हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो बिंदु हैं भूआकृतिक प्रक्रियाएँ। और इसमें 2 प्रक्रियाएँ हैं जो अंतर्जनित प्रक्रियाएँ हैं और बहिर्जनित प्रक्रियाएँ हैं, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन बाकी के टॉपिक्स जो है खंड 2 और खंड 3 के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उसका भी हम लोग यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं क्या है हमारा। अपक्षय और अपक्षय के प्रकार हम आगे अध्ययन करेंगे। बृहद संचलन का अध्ययन करेंगे, मंद संचलन, तीव्र संचलन, भूस्खलन, अपर्दन एवं निक्षेपण और मृदा निर्माण जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। इनका हम लोग आने वाले वीडियोज़ में अध्ययन करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम लोग आज अध्ययन करेंगे भूआकृतिक प्रक्रियाएँ, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस या भूआकृतिक प्रक्रियाएँ क्या है? तो ये धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? धरातल के पदार्थ। अब ये धरातल के पदार्थ कौन कौन से हैं? जो धरातल के पदार्थ चट्टान है, खनिज है, ये सब क्या है? धरातल के पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों पर अंतर्जनित यानी पृथ्वी के अंदर जो बल है उसको अंतर्जनित कहते हैं। पृथ्वी के अंदर रहकर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। और पृथ्वी के बाहर रहकर जो बल कार्य करता है उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इन बलों द्वारा भौतिक दबाव यानी भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं द्वारा केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं और फिजिकल प्रेशर जो होता है, तो इसके कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होता है। जो भूतल का हमारा विन्यास है, कहीं जो है ऊंचा नीचा पर्वत पठार मैदान, ये सब क्या है? भौतिक विन्यास है, भूतल के विन्यास हैं। तो इन भूतल के विन्यासों में अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के कारण जो परिवर्तन होता है, इन पूरी परिवर्तन में जो प्रोसेस भाग लेते हैं, जो प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, उनको क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो इससे तो ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी जो भू प्रॉपर्टी है वो क्या है? डायनेमिक है, गत्यात्मक है, यानी कि यहाँ पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हमारी भू प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है? भू प्रॉपर्टी हमारी या ऊपरी जो परत है भू पृथ्वी की वो क्या है? गत्यात्मक है। इसके पीछे कारण क्या है? तो अब इसके पीछे कारण को हम लोग जानने के लिए चलेंगे 2 प्रकार के बलों का अध्ययन करेंगे, जिससे हम इन गत्यात्मक है हमारी भू प्रॉपर्टी, तो इसका कारण हम जान सकें। तो इसके पीछे 2 प्रक्रियाएं या 2 बल कार्यरत हैं, जिसमें पहला बल है अंतर्जनित बल या फिर अंतर्जनित प्रक्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। और दूसरा है बहिर्जनित बल या बहिर्जनित प्रक्रियाएं, जिसको एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो जो एंडोजेनिक या अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं ये रचनात्मक हैं। ये पृथ्वी पर क्या करती हैं? रचना करती हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं, जो पृथ्वी के ऊपर धरातल पर सतह पर रहकर कार्य करती हैं, वो क्या करती हैं? विध्वंस का काम करती हैं।
जो रचना करती है अंतर्जनित बल, उसको ये क्या करती हैं, रगड़ कर, घिस कर, तोड़ कर उसको विध्वंस करती हैं। ठीक है, इसीलिए बहिर्जनित बल को विध्वंसात्मक या फिर डिस्ट्रक्टिव जो है बल कहा जाता है। तो अब पहले हम अंतर्जनित बल को यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ब्रीफ में, लेकिन हमारा ये पूरा चैप्टर जो है बहिर्जनित बल पर ही आधारित है, बहिर्जनित बल बहिर्जनित प्रोसेस पर ही आधारित है। तो अंतर्जनित बल के हम थोड़े से बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अंतर्जनित बल के पीछे जो कारण है, जो पावर है, जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी पर अंतर्जनित बल कार्य करते हैं पृथ्वी के अंदर जो है। तो इसके पीछे कुछ तत्व हैं, जैसे कि पृथ्वी की गहराई में अंदर क्या एक रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है, रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है। और इसके अलावा पृथ्वी का घूर्णन भी हो रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी अंदर की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है पृथ्वी के अंदर। इसके अतिरिक्त भूतापीय प्रवणता पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि दूसरे चैप्टर में कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जब हम जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर कम तापमान रहेगा, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में हम जाएंगे नीचे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो इस तरीके से एक तापीय प्रवणता पाई जाती है धरातल के नीचे। तो तापीय प्रवणता के कारण जो है वहाँ पर एक करंट्स निकलती हैं, तरंगे चलती हैं। तो वो तरंगे कहीं ना कहीं जो है अंतर्जनित बल को जो है फोर्स करती हैं, अंतर्जनित बल को उत्पन्न करती हैं, उनको प्रेशराइज करती हैं ऊपर बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर्जनित बल जो है उनके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भूतापीय प्रवणता से मिलती है, रेडियोधर्मी पदार्थ से मिलती है, और पृथ्वी के घूर्णन से अंतर्जनित बल को पावर या शक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लोग अंतर्जनित बल को जो है इसको हम दो रूपों में इसका अध्ययन करते हैं, पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म का, ज्वालामुखीयता का हम लोगों ने पिछले अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर अध्ययन किया था कि किस तरीके से ये आकस्मिक गतियाँ हैं ये, और ज्वालामुखी क्रिया क्या है। वहाँ पर हमने देखा था कि जो भूतल पर मैग्मा आता है, धरातल के नीचे गहराई में एक चैम्बर है पिघले हुए चट्टानों का, पिघले हुए पदार्थों का, जिसको मैग्मा कहा जाता है। और वो मैग्मा जो है ऊर्जा के कारण दो गतियाँ उसमें संचलित होती हैं, ऊर्ध्वाधर लंबवत या क्षैतिज गति। तो इसके कारण धरातल के जो अर्धद्रवित पदार्थ है, मैग्मा है, वो सतह के ऊपर निकलने का प्रयास करता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वॉल्केनिज्म कहलाती है, वह या ज्वालामुखीयता कहलाती है। इसका यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पूरे स्वरूपों का इंट्रूजिव एक्सट्रूजिव जितने बाहर धरातल पर स्वरूप बन रहे थे ज्वालामुखी से, उसका हमने अध्ययन कर लिया पिछले अध्यायों में, और धरातल के अंदर जितने स्वरूप बन रहे थे उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन यहाँ पर हम पटल विरूपण पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म जो है ये एक बहुत दीर्घकालिक परिघटना है। ये बहुत लंबे समय तक जो है चलने वाली परिघटना है, जो कि दिखाई नहीं देती है, मतलब इसका हम आभास नहीं कर सकते, इतना मंद जो है परिवर्तन होता है पटल विरूपण में। तो क्षैतिज और लंबवत गतियों के कारण, ये बहुत मंद गतियां हैं, क्षैतिज और लंबवत मंद गतियों के कारण जो है पटल विरूपण की घटना होती है, डायस्ट्रोफिज्म की घटना होती है, जिसके कारण जो है पर्वत निर्माण होता है और महाद्वीपों की रचना होती है। पर्वत निर्माण को जो है यहाँ पर पर्वतनी कहा गया है, ओरोजेनी कहा गया है। ओरोजेनी मतलब पर्वतनी, पर्वत निर्माण की घटना को जो है क्या कहा गया है, ओरोजेनी या पर्वतनी कहा गया है। और महाद्वीप की रचना को महाद्वीपीय रचना कहा गया है, या फिर इपीरोजेनी कहा गया है इसको इंग्लिश में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों चीज़ क्या है, पटल विरूपण के कारण संभव हो पाया है। जो डायस्ट्रोफिज्म होता है उसके कारण हमने जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से जो प्लेट विवर्तन की क्रिया है, प्लेट विवर्तन की क्रिया कहीं ना कहीं जो है पर्वतनी और महाद्वीपीय रचना को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उस पर चर्चा करने में सक्षम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं पर्वतनी क्या है, कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कैसे पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत निर्माण जो है भ्रंश और वलन के कारण होते हैं। भ्रंश में जब पृथ्वी की चट्टानी सतह जो है उसमें तनाव उत्पन्न होता है, तो तनाव के कारण उसमें दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों के सहारे जो चट्टानों में खिसकाव होता है तो उससे भ्रंश उत्पन्न होता है। तो उससे उत्पन्न जो है कुछ भूखंड धरातल के ऊपर उठ जाते हैं, कुछ नीचे धंस जाते हैं। तो ऊपर उठे हुए जो है भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, ठीक है, और नीचे धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटीज कहते हैं। तो इस तरीके से जो है
भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश से पर्वतों का निर्माण होता है। और दूसरा वलन प्रकार के पर्वत हैं जो जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है आमने सामने से प्रेशर पड़ता है जब किसी धरातली सतह पर, तो उसमें सतह पर मोड़ ऐसे इस तरीके से वलन पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये पर्वतनीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और महाद्वीपीय रचना की बात करें तो महाद्वीपीय रचना में भी दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरमुखी बल में क्या होता है कि कोई भी धरातल का सतह जो है ऊपर उठ जाएगा तो उससे उत्थान हो जाता है, या फिर सागर से जल से कोई भाग ऊपर उठ जाएगा तो उस भूभाग को कहेंगे निर्गमन के कारण जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अधोमुखी बल होता है। तो अधोमुखी बल में क्या होता है कि वहाँ पर अवतलन और निमज्जन होता है। किसी धरातलीय सतह का जो है धंस जाना अवतलन कहलाता है, या समुद्री सतह का धंस जाना क्या कहलाता है, निमज्जन कहलाता है। तो इस तरीके से महाद्वीपीय रचना में जो है ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल के कारण महाद्वीपों की रचना हुई है हमारे इस पृथ्वी पर। ये यहाँ अध्ययन का विषय नहीं है, इसको हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बहिर्जनित बल या बहिर्जनित प्रक्रियाओं पर अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जैसा कि हमने बताया, बहिर्जनित बल या बहिर्जनित प्रक्रियाएं क्या हैं, विध्वंसकारी हैं। ये जो पर्वत का निर्माण हुआ या जो महाद्वीपों की जो रचना हुई अंतर्जनित बल के कारण, तो उस पर ये बहिर्जनित बल क्या करती हैं, उनको खंडित करती हैं, उनको नष्ट करती हैं, इसलिए ये विध्वंसकारी बल होते हैं। अब इनको जैसे कि हमने इंडोजेनिक में देखा कि उनको पावर्स कहाँ से मिलती है, इसी प्रकार से बहिर्जनित बल के लिए जो पावर्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, इस पर हम देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है पावर का, शक्ति का, वो क्या है, सूर्य है। हमारा जो सूर्य है ये जो है इसके लिए बहुत बड़ा जो है शक्ति का स्रोत है। तो ये डायरेक्ट रूप में भी प्रभावित करता है बहिर्जनित प्रक्रियाओं को, और इनडायरेक्ट रूप में अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा प्रभावित करता है। भाई सूर्य से सीधे हमारे जो है वायुमंडलीय ऊर्जा जनरेट होती है, सूर्य से हमारे एक वायुमंडल का निर्माण होता है सूर्य के प्रभाव में। तो वायुमंडल में जो है वायुमंडलीय ऊर्जा वहाँ पर स्टोर है, तो वो वायुमंडलीय ऊर्जा कहीं ना कहीं जो है बहिर्जनित बल को फोर्स करती है कार्य करने के लिए। और इसके अलावा दूसरा एक और यहाँ पर बल है, दूसरा एक और जो है ऊर्जा का स्रोत है, जो ढाल है हमारी पृथ्वी पर, ढाल प्रवणता जो पाई जाती है। तो ढाल प्रवणता के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर बहिर्जनित प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, कार्य करने लगती हैं। तो अब हम वायुमंडलीय ऊर्जा की अगर बात करें तो वायुमंडलीय ऊर्जा से यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, तापीय भिन्नता और वर्षण। तापीय भिन्नता से ही देखिए अभी यहाँ पर जो है कुछ ऐसे एजेंट्स पैदा होंगे पृथ्वी पर जो इन भूआकृतिक प्रक्रियाओं को, बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं को क्या करेंगी, प्रेशराइज्ड करेंगी, कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो ये तापीय भिन्नता उत्पन्न होती है। हमारी पृथ्वी पर ताप कटिबंध कई हैं, इसीलिए तापीय भिन्नता पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। तो तापीय भिन्नता के कारण दाब में भी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रेशर है पृथ्वी पर, प्रेशर बेल्ट्स हैं अलग अलग। तो जब निम्न दाब और उच्च दाब के प्रेशर जब उत्पन्न हो जाते हैं, उच्च दाब और निम्न दाब उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हवाओं की उत्पत्ति है, जो गैसें हैं वो चलने लगती हैं, बहने लगती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैसों का प्रवाह पवन कहलाता है या हवा कहलाती है। तो ये हवा की उत्पत्ति हो गई। और हवा क्या है, एक कारक है हमारी भूआकृतिक, जो बाहरी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसको उसको प्रेरित करेंगी कार्य करने के लिए। और दूसरा जो वर्षण है, अब हमारे वायुमंडल में क्योंकि बादल का निर्माण हो गया, बादल के निर्माण से वर्षण होता है। वर्षण अब कई रूप में होगा, जल के रूप में वर्षा होगी, हिम के रूप में हिमवर्षा होगी। तो जल के रूप में जब वर्षा होगी तो उससे बहते हुए जल यानी कि नदियों का आविर्भाव होगा, और जब नदियों का आविर्भाव होगा तो नदियां भी एक कारक बनेंगी, एजेंट बनेंगी हमारे इस पृथ्वी पर जो है विध्वंस का कार्य करने के लिए। इसी प्रकार से हिमवर्षा से जो है बड़े बड़े हिमानियों ग्लेशियर्स की उत्पत्ति हुई, तो ग्लेशियर्स की उत्पत्ति हुई तो ग्लेशियर्स से जो है हिमनद की उत्पत्ति हो गई। अब हिमनद भी कुछ ना कुछ जो है हमारी पृथ्वी पर विध्वंस का कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से वर्षा का जल कुछ जो है, जो ऐसी सतह थी चूने वाली सतह, वहाँ से धरातल के अंदर प्रवेश करेगी, जिससे कि भूमिगत जल की उत्पत्ति हो गई। और वर्षा अधिक हुई तो जो गर्त भर गए उससे महासागर और सागरों की उत्पत्ति हो गई, तो वहाँ पर सागरीय लहरें जो है कार्य करेंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, भूआकृतिक कारकों की उत्पत्ति जो है इस तरीके से
होती है तो उसमें नदी की उत्पत्ति हो गई अब, और भूमिगत जल की उत्पत्ति हो गई, हिमानी की उत्पत्ति हो गई, हवा की उत्पत्ति हो गई, समुद्री लहरों की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से ये सारे भूआकृतिक कारकों की, एजेंट्स की उत्पत्ति हो जाती है। अब यही सब भूआकृतिक कारक जो है मिलकर के बहिर्जनित प्रक्रियाओं को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। अब जब बहिर्जनित प्रक्रियाओं को, बहिर्जनित बल को प्रेरित करेंगे ये सारे एजेंट्स मिलकर के, सारे कारक मिलकर के, भूआकृतिक कारक मिलकर के, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी पर अपक्षय की क्रिया होगी, अपर्दन की क्रिया होगी, परिवहन की क्रिया होगी, बृहद क्षरण या बृहद संचरण की क्रिया होगी और संचलन की क्रिया होगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मिला करके, इसके लिए भूगोल में एक शब्द दिया गया है, अनाच्छादन। अनाच्छादनात्मक जो है प्रक्रियाएं अब यहाँ पर काम करेंगी। डेनुडेशनल प्रोसेस इन सबको मिला करके कहा जाता है। अब डेनुडेशन या फिर अनाच्छादन क्या है, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, क्षरण, संचलन, ये सब मिला करके क्या कहलाता है, अनाच्छादन। तो अब ये अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या है, सब मिला करके क्या है, स्ट्रिप ऑफ, ऊपर की सतह के आवरण को हटाना क्या कहलाता है, अनाच्छादन कहलाता है। तो अब अनाच्छादन की प्रक्रिया को हम एक जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अपक्षय, बृहद संचलन और अपर्दन परिवहन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसके लिए प्रेरक बल या फिर जो है ऊर्जा कौन कौन सी, जैसे अपक्षय के लिए गुरुत्वाकर्षण है, आणविक दाब है और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये सब क्या करती हैं, अपक्षय को प्रेरित करती हैं, उनके लिए फोर्स का काम करती हैं। इसी प्रकार से बृहद संचलन जो है, गुरुत्वाकर्षण एक मुख्य कारण है यहाँ पर बृहद संचलन के लिए। अपर्दन और परिवहन के लिए जो गतिज ऊर्जा, डायनेमिक एनर्जी कहीं ना कहीं उसको फोर्स करती हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यही सब बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं अपने गतिशील कारकों, यानी गतिशील कारकों में हमने जो अभी देखा कि किस तरीके से जो भूआकृतिक एजेंट्स हैं, भूआकृतिक कारक हैं, नदी, हिमानी या हिमनद, लहरें, समुद्री लहरें और धरातलीय जो है धरातल के अंदर की बहता हुआ जल यानी भूमिगत जल। तो इस तरीके से पवन, ये सब क्या है, भूआकृतिक गतिशील प्रक्रियाएं हैं। तो यही इनकी सहायता से जो है धरातल पर तल संतुलन का काम होता है, ग्रेडेशन का काम होता है। ये जो बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये क्या काम करती हैं, पृथ्वी के ऊपर तल संतुलन का काम करती हैं, ग्रेडेशन का काम करती हैं। ये सब अपने एजेंट्स के माध्यम से, सब भूआकृतिक एजेंट्स, भूआकृतिक कारकों की सहायता से पृथ्वी पर तल संतुलन का कार्य करती हैं भूआकृतिक प्रक्रियाएं। अब तल संतुलन किस रूप में होता है, ग्रेडेशन किस रूप में होता है, भाई ग्रेडेशन किसका होगा, उभरी हुई भूआकृतियों का होगा। उभरी हुई भूआकृतियों पर, उभरी हुई आकृतियों पर ये सब क्या करती हैं, विघर्षण का काम करती हैं, उसको जो है स्ट्रिप ऑफ करती हैं, उसको हटाती हैं, उस आवरण को हटाती हैं। और वहां से जो मलबा उत्पन्न होता है उस मलबे को अपने कारकों की सहायता से, चाहे वो हवा हो अर्थात पवन हो, बहता हुआ जल अर्थात नदी हो, या हिमानी हो, या समुद्री लहरें हों, तो ये सब क्या करती हैं, उनको अपर्दित सतह से उत्पन्न मलबे को प्रवहित करके, उसका परिवहन करके और संबंधित बेसिन और गर्तों में ले जा करके उसका भराव करती हैं, वहां पर उसको जमा करती हैं। तो इस तरीके से एक समतल स्थापन का कार्य होता है, तल संतुलन का कार्य होता है, ग्रेडेशन का कार्य होता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया, भाई पृथ्वी आज की तो है नहीं, बहुत पुरानी है, तो अगर ये प्रक्रिया वास्तव में चलती है पृथ्वी पर, तो अब तक तो सारी सतह का ग्रेडेशन हो जाना चाहिए था ना। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि अगर ये प्रक्रिया चल रही है, अनवरत चल रही है, बहुत समय से चल रही है, तो जब ये प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है तो अब तक तो पूरी पृथ्वी पर जो है तल संतुलन हो जाना चाहिए, पहाड़ पठार सब घिस करके और मैदानों में, इन गड्ढों में जमा होकर सब एक सतह पे समतल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। ये इसलिए नहीं होता है, तल संतुलन अभी तक जो है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं तल संतुलन करने में असफल रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी अंतर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो भी तो सक्रिय हैं। भाई पृथ्वी जो हमारी बनी थी तो वो अंतर्जनिक प्रक्रियाएं जो है उस समय ज़्यादा तीव्रतर थी, क्योंकि सूर्य से ही हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा। तो जो सूर्य से उत्पन्न हुई है तो सूर्य की जो ऊर्जा थी वो पृथ्वी के अंदर भी स्टोर थी काफ़ी मात्रा में, तो उस समय कहीं ना कहीं ज़्यादा तीव्रतर थी अंतर्जनिक प्रक्रियाएं। लेकिन आज भी कार्य करती हैं अंतर्जनिक प्रक्रियाएं, क्योंकि हम ज्वालामुखी और भूकंप, सुनामी ये सब देखते रहते हैं, अक्सर समाचारों में पढ़ते रहते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं जो है आकस्मिक घटनाएं घटती रहती हैं। तो ये क्यों होती हैं, क्योंकि अंतर्जनिक बल या अंतर्जनिक प्रक्रियाएं आज भी कार्यरत हैं बच्चों। तो इसीलिए ये प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य उठना चाहिए कि तल संतुलन का कार्य अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ तो बहिर्जनिक बल जो है बहिर्जनक
बहिर्जनिक बल तल संतुलन का काम करती हैं, ग्रेडेशन का काम करती हैं, तो दूसरी तरफ नीचे से प्रेशर मार करके जो है अंतर्जनिक बल फिर से जो है पर्वत को नीचे से ढकेलती हैं, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता रहता है। यही कारण है कि हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है। ऐसा जो है रिसर्च से पता चला है कि हिमालय में अभी भी उत्थान हो रहा है, जारी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक जो है तल संतुलन ना होने का सबसे प्रमुख कारण यही है। और धरातल पर यह भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक दोनों बलों यानी दोनों प्रक्रियाओं के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। भाई दोनों अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। एक तो कह रहा है धरातल से नीचे कि भैया तुम उठो, जागो, ऊपर उठो, और दूसरी तरफ जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, बहिर्जनिक बल है, वो क्या कहते हैं, नहीं आओ, तुम ऊपर आओ, मैं तुमको घिसने का काम करती हूँ। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक कार्य करती रहती हैं। तो धरातल पर ये बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर जो है बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं सब एक जैसी ही होंगी। भाई हमने तमाम प्रकार की भूआकृतिक प्रक्रियाएं और भूआकृतिक कारकों को देखा, एजेंट्स को देखा, तो ये हर जगह पे अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है पवन ही काम करेगी, हवाएं तो सब जगह चलती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ हवाओं का जो कार्य होगा वो डोमिनेंट होगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत का निर्माण जो है इसी कारण होता है क्योंकि वहाँ तीव्र हवाएं चलती हैं। ठीक है, और जो नदी के सहारे वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर जल अपना कार्य करता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी इस पूरी पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भूआकृतिक प्रक्रियाओं में और भूआकृतिक कारकों में भिन्नता भी पाई जाती है। उनकी क्रियाशीलता में, उनकी जो है सक्रियता में भिन्नता भी पाई जाती है। अब इसके पीछे, इस सक्रियता और इस भिन्नता के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इसके पीछे हम लोग कुछ कारण हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि अक्षांशीय विस्तार। हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उससे उत्तर 90 डिग्री और दक्षिण 90 डिग्री, तो इस तरीके से अक्षांशीय विस्तार कहीं ना कहीं जो है एक व्यापक रूप से पृथ्वी पर इस बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। और दूसरा कारक है जलवायु दशाओं में भिन्नता। जो जलवायविक दशाएं हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तमाम ताप कटिबंध पाए जाते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंध हैं, लेकिन इसके अलावा जो है क्षेत्रीय जलवायु भी कहीं ना कहीं प्रभावी होती है। तो इस जलवायु भिन्नता के कारण जो है इन एजेंट्स में, भूआकृतिक प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं जो है भिन्नता पाई जाती है। और इसके अलावा जल थल विस्तार में भी भिन्नता है। कहीं पर जल की अधिकता है तो कहीं पर स्थल की अधिकता है। भाई उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल की अधिक जो है उसका विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल या जलमंडल का अधिक विस्तार पाया जाता है। लेकिन हम किसी महाद्वीप की अगर बात करें तो महाद्वीप पर कहीं पर समुद्र है, सागर है, तो कहीं पर जो है धरातल भी है। तो ये जल और थल के विस्तार में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसके कारण भी जो है भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा है वनस्पतियों का घनत्व, प्रकार एवं वितरण। भाई वनस्पतियां भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं भूआकृतिक प्रक्रियाओं में। कहीं पर बहुत घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं तो कहीं पर वनस्पतियों का आवरण बहुत कम पाया जाता है। अब वनस्पतियों का आवरण जहाँ कम होगा वहाँ पर जो है अपक्षय की क्रिया जो है जो भौतिक अपक्षय की क्रिया होगी, खुली चट्टान होगा तो वहाँ पर ज़्यादा शीघ्रता से संपन्न हो जाएगा। जहाँ पर वेजिटेशन होगी वहाँ की जड़ें क्या करेंगी, वहाँ की जड़ें जो है कहीं ना कहीं जैविक अपक्षय को जो है प्रोत्साहित करेंगी। तो इस तरीके से अपक्षय में या भूआकृतिक प्रक्रियाओं में वनस्पतियाँ भी, इनका वितरण और इनका प्रकार भी जो है प्रभावित करता है। और इसके अलावा ऊंचाई में भी अंतर पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो है कहीं पर जो है पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इस तरीके से उच्चावच्च की भिन्नता के कारण भी भूआकृतिक प्रक्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह में। और इसके अलावा दैनिक तापांतर में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर जो दैनिक तापांतर है यानी कि दिन का तापमान कुछ है, रात का तापमान कुछ है, तो इसके बीच जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। तो इसके कारण भी इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि उच्च अक्षांशों पे जो है, मध्य अक्षांशों पे, ऊंचे वाले क्षेत्रों पे क्या होता है, वहाँ पर रात में जो है हिम पड़ते हैं और हिम के कारण दरारों में जो है जल जम जाता है चट्टानों की, और दिन में पिघल करके वो जल बन जाता है। तो इस तरीके से दिन और रात में जो है जल का जमना, जल का पिघलना, तो इसके कारण चट्टानों में विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इसके कारण भी जो है अपक्षय होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है इसके भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं दैनिक तापांतर में भिन्नता भी। और पृथ्वी के पदार्थों में भी भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के पदार्थ जैसे कि हमने देखा चट्टान भी तमाम प्रकार के हैं और उनमें पाई जाने वाली खनिज कण
उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर जो है चर्चा किया। मुख्य रूप से भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया यहाँ पर, और अंतर्जनित बहिर्जनित प्रक्रियाओं का यहाँ अध्ययन किया, जिसमें पटल विरूपण, ज्वालामुखीता का हमने थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन किया। और बाकी का बचा हुआ जो टॉपिक है हम लोग आगे आने वाले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जो है वहाँ पर पढ़ करके आइए कि अपक्षय क्या है, अपक्षय के प्रकार क्या हैं, ठीक है, और इसके अलावा मास मूवमेंट या बृहद संचलन क्या है, भूस्खलन क्या है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो खंड में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़कर आइए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है गृह कार्य के रूप में, आप उसे करिएगा। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। पटल विरूपण संबंधित है, एक ऑप्शन ए है अंतर्जात बल से, ऑप्शन बी है बहिर्जात बल से, ऑप्शन बी है बहिर्जात बल से, और ऑप्शन सी है दोनों से, यानी अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बल से, और ऑप्शन डी है इसके अतिरिक्त अन्य बल से। दूसरा प्रश्न है 30 शब्दों में इसको लिखना है। पर्वतनीय प्रक्रिया समझाइए। जो हमने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी बताई थी उसको संक्षेप में यहाँ 30 शब्दों में आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न है भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको 150 शब्दों में लगभग भू आकृतिक प्रक्रियाओं को चार्ट के माध्यम से आपको समझाना है, उस पर प्रकाश डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खत्म होता है। फिर हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।